साल 1782, वर्जीनिया, अमेरिका। गर्मियों की उमस भरी रात थी। हवा भारी और दबाव से भरी हुई लग रही थी। उसी रात एक अजीब सा विवाह समारोह हुआ। ऐसा विवाह जिसके बारे में उस समय किसी ने खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं की। एक वृद्ध और प्रभावशाली जमींदार चार्ल्स मॉर्गन ने अपनी ही पोती से विवाह कर लिया। उस क्षण से वर्जीनिया की एक शांत बस्ती का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। यह विवाह सिर्फ सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने वाला नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपी थी लालच, सत्ता और विकृत मानसिकता की परतें। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह विवाह सिर्फ एक बूढ़े की विकृत इच्छा थी, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? इस अंधेरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। वैसे आप इस समय किस जगह और किस माहौल से ये कहानी सुन रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चार्ल्स मॉर्गन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह वर्जीनिया का एक धनी जमींदार था। उसके पास दर्जनों खेत, दास और संपत्तियां थीं। लोग उसे सम्मान और डर दोनों नजरों से देखते थे। लेकिन उसके घर की दीवारों के पीछे रहस्य और अपराध की एक लंबी कहानी दबी हुई थी। चार्ल्स की उम्र 63 साल थी। उसके सफेद होते बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा समाज में उसकी बुजुर्ग इज्जत की निशानी माना जाता था। लेकिन उसकी आंखों में अक्सर एक ठंडी, खाली नजर होती थी, जैसे उसमें संवेदनाएं मर चुकी हों। उसकी पोती एलन मॉर्गन महज 17 साल की थी, भोली, मासूम और गांव की लड़कियों की तरह सपनों से भरी हुई। लेकिन उसी मासूमियत को चार्ल्स ने अपने सबसे गहरे अपराध का हिस्सा बना दिया। गांव वालों को जैसे ही इस विवाह की खबर मिली, सदमे और गुस्से का माहौल फैल गया। चर्च के पादरी ने इसे ईश्वर के खिलाफ अपराध बताया। स्थानीय लोग फुसफुसाहट में कहने लगे, क्या यह इंसान पागल हो गया है? अखबारों ने तो इस घटना को छापने से भी परहेज किया, मानो सच्चाई लिखना भी अपमानजनक हो। लेकिन असली सवाल यह था, चार्ल्स ने ऐसा क्यों किया? क्या वह बूढ़ा अपनी मौत से पहले अपने परिवार की संपत्ति पर आखिरी शिकंजा कसना चाहता था, या फिर यह उसके बीमार मानसिक खेल का हिस्सा था? जांच करने वाले इतिहासकारों और बाद के गवाहों ने कुछ अहम बातें दर्ज की। चार्ल्स को हमेशा से नियंत्रण पसंद था। उसने अपने बच्चों और नौकरों पर भी लोहा जैसा अनुशासन लागू कर रखा था। उसके घर में कोई उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। एलन की परवरिश भी कठोर नियमों के बीच हुई। उसे बाहर खेलने तक की आज़ादी नहीं थी। उसकी किताबें, कपड़े और दोस्ती ऑल चार्ल्स की अनुमति से होती थीं। यही कारण था कि जब चार्ल्स ने विवाह की घोषणा की तो एलन ने विरोध तक नहीं किया। वह डरी हुई थी, टूटी हुई थी और शायद अपने दादा के सामने खुद को बिल्कुल असहाय मान चुकी थी। बाहर से यह विवाह सिर्फ एक बीमार मानसिकता का परिणाम लगता है, लेकिन गहराई में जाने पर सवाल और पेचीदा हो जाते हैं। चार्ल्स ने अपने वसीयतनामे में बदलाव क्यों किया था? ठीक इस विवाह से एक हफ्ता पहले एलन की मां, जो चार्ल्स की बेटी थी, अचानक बीमार होकर कैसे मर गई थी। और गांव के कुछ गवाहों ने क्यों कहा कि चार्ल्स अक्सर रात में एलन के कमरे के बाहर देर तक खड़ा रहता था। इन घटनाओं को जोड़कर देखने पर लगता है कि यह शादी सिर्फ वर्जित प्रेम नहीं थी, बल्कि सत्ता और विरासत पर कब्जे की सोची समझी चाल थी। वर्जीनिया की उस बस्ती का समाज धार्मिक और परंपराओं में बंधा हुआ था। लोग पवित्र चर्च और पारिवारिक संबंधों को सबसे ऊंचा मानते थे। इसलिए जब चार्ल्स ने अपने ही परिवार की मर्यादा को तोड़ा तो गांव में चर्च का क्रोध भड़क उठा। पड़ोसी परिवारों ने मॉर्गन परिवार से दूरी बना ली और कई लोगों ने खुलकर चार्ल्स के खिलाफ विरोध जताने की कोशिश की। लेकिन सच यही था, चार्ल्स इतना ताकतवर था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता था। वह न्यायाधीशों और सैनिक अधिकारियों से मिला जुला रहता था। उसका धन और रिश्वत उसकी ढाल थी। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि एलन ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। न उसने विरोध किया, न कोई मदद मांगी। इतिहासकारों का मानना है कि वह गहरे मानसिक आघात में थी। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि दादा की हर बात ईश्वर की इच्छा है, और शायद उसके पास कहीं जाने की जगह भी नहीं थी। एलन की चुप्पी उस पूरे मामले की सबसे दर्दनाक गूंज बन गई। लेकिन इस विवाह के बाद गांव में एक और डर फैलने लगा। लोगों को लगता था, चार्ल्स अब और किस हद तक जाएगा? क्या वह अपनी ताकत और लालच में और रिश्तों को नष्ट करेगा? क्या एलन के जीवन का अगला चरण और भी भयावह होगा, या फिर यह शादी सिर्फ किसी बड़े अपराध का शुरुआती पर्दा है? इन सवालों का जवाब समय देगा। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, इस विवाह की परछाइयां गहरी होने लगीं। एलन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी।
गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि उसने जहर खाने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर चार्ल्स अपनी हवेली में और ज्यादा संदेहास्पद व्यवहार करने लगा। उसके नौकरों ने बताया कि रात में वह अक्सर अकेले किसी छुपे हुए कमरे में जाता था, जहां से अजीब आवाजें आती थीं। क्या वहां कोई गुप्त दस्तावेज छुपाए गए थे, या फिर वहां कुछ और अंधेरी सच्चाई कैद थी? यही था उस अंधेरी कहानी का शुरुआती दौर, एक अवैध और डरावना विवाह जिसने पूरे समाज को हिला दिया। लेकिन असली डर, असली साजिश और असली खून अब धीरे धीरे सामने आने वाले थे। वर्जीनिया, अगस्त 1782। चार्ल्स मॉर्गन और उसकी पोती एलन का विवाह हुए अब लगभग 1 महीना हो चुका था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी। चार्ल्स अपने मेहमानों को बढ़िया शराब पिलाता, अपने खेतों का दिखावा करता और हमेशा मुस्कुराता। लेकिन हवेली के अंदर एक अजीब खामोशी, डर और रहस्य की परतें मोटी होती जा रही थीं। लोग पूछने लगे, क्या एलन जिंदा भी है या उसे कहीं कैद कर दिया गया है? चार्ल्स की हवेली पुरानी पत्थर की बनी थी। लंबी अंधेरी गलियां, बंद दरवाजों के पीछे दबे स्वर, और हर कोने में महसूस होता एक बोझिल डर। नौकरों ने गवाही दी कि विवाह के बाद से एलन शायद ही कभी बाहर निकली हो। वह अक्सर अपनी खिड़की से खेतों की ओर देखती, लेकिन उसकी आंखें खाली होतीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। चार्ल्स इसके विपरीत और भी अहंकारी हो गया था। वह अपने मेहमानों से कहता, अब मेरी संपत्ति सुरक्षित है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। यह वाक्य कई लोगों को सोचने पर मजबूर करता था। क्या यह विवाह सिर्फ एलन के जीवन पर कब्जा नहीं, बल्कि उसकी मां की संपत्ति हथियाने का जरिया भी था? गांव के एक बुजुर्ग पादरी फादर थॉमस ने सबसे पहले सवाल उठाया। उन्होंने देखा कि चार्ल्स ने विवाह से ठीक पहले अपनी वसीयत बदलवाई थी। पहले संपत्ति उसके बेटों और बेटियों में बंटनी थी, लेकिन अब सब कुछ एलन और उसके पति यानी चार्ल्स के संयुक्त नाम पर हो गया था। इस दस्तावेज ने पादरी को शक में डाल दिया। क्या चार्ल्स ने अपनी ही बेटी एलन की मां को जहर देकर मारा था ताकि एलन उसकी सीधी वारिस बने? और क्या अब शादी कर वह कानूनी रूप से हर चीज पर कब्जा कर सकता था? नौकरानियों ने गवाही दी। एलन का चेहरा पीला रहने लगा था। वह अक्सर कांपती थी और खामोशी में डूब जाती थी। कई बार उसके शरीर पर नीले निशान दिखाई देते थे। एक बार उसने नौकरानी से कहा, काश मैं इस हवेली से उड़कर कहीं दूर चली जाती। लेकिन अगली सुबह उसने वही बात कभी नहीं दोहराई। शायद चार्ल्स ने सुन लिया था। चार्ल्स की हवेली में एक पुराना तहखाना था। गांव के लोग कहते थे कि वहां कभी गुलामों को बंद किया जाता था, लेकिन अब वहां से अक्सर रात को आवाजें आती थीं, लोहे की घसीटने जैसी ध्वनि और कभी कभी किसी के रोने की धीमी चीख। एक नौकर ने बताया कि चार्ल्स रात को वहां जाता और घंटों बंद रहता। जब वह बाहर आता तो उसके कपड़ों पर अजीब गंध होती, जैसे सड़े हुए मांस की। क्या तहखाने में चार्ल्स ने कोई राज छुपा रखा था, या फिर वह जगह एलन के लिए और भी भयानक कैदखाना बनने वाली थी? गांव में लोग अब खुलकर बातें करने लगे थे। कुछ कहते चार्ल्स पागल हो गया है, कुछ कहते वह शैतान की पूजा करता है, और कुछ लोग मानते थे कि हवेली शापित है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, किसी के पास भी चार्ल्स को रोकने की ताकत नहीं थी। वह अदालत, सैनिक और पादरी सभी को रिश्वत या डर से अपने पक्ष में कर लेता। सितंबर की शुरुआत में गांव में एक घटना ने सबको हिला दिया। चार्ल्स के सबसे पुराने नौकर जैकब की लाश नदी किनारे मिली। उसके गले पर गहरे निशान थे, उसके हाथ बंधे हुए थे और उसकी जेब में एक छोटा सा कागज मिला जिस पर लिखा था, वह हमें सबको नष्ट कर देगा। लोगों का मानना था कि जैकब ने चार्ल्स के रहस्यों को देख लिया था और अपनी जान गंवा बैठा। जैकब की मौत के बाद एलन और भी गुमसुम हो गई। वह अपने कमरे से शायद ही निकलती। रात को कई बार हवेली में उसके चीखने की आवाज सुनी गई, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। इतिहासकार मानते हैं कि यह उस दौर का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक अत्याचार था। एलन अपने दादा के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकी क्योंकि वह पूरी तरह उसके नियंत्रण में थी। फादर थॉमस ने एक बार फिर साहस करके चार्ल्स का सामना किया। उन्होंने कहा, यह विवाह ईश्वर के खिलाफ है। अगर तुम इसे जारी रखोगे तो तुम्हारे लिए नर्क का दरवाजा खुला है। चार्ल्स बस मुस्कुराया और बोला, पादरी जी, नर्क तो गरीबों के लिए है, अमीर लोग अपनी दुनिया में ही भगवान होते हैं। इस जवाब ने पूरे गांव को और दहला दिया।
अब तक कहानी ने डर और रहस्य का जाल बुन दिया था। एक पोती जो खामोश कैदी बन चुकी थी, एक दादा जो विकृत सत्ता के नशे में डूबा था, और एक हवेली जिसके तहखाने में छिपा था कोई अंधेरा राज। लेकिन असली भयावह घटनाएं अभी बाकी थीं। जल्द ही यह मामला सिर्फ एक वर्जित विवाह नहीं रहेगा, बल्कि खून, विश्वासघात और मनोवैज्ञानिक विकृति की कहानी में बदल जाएगा। वर्जीनिया, अक्टूबर 1782। पतझड़ का मौसम था। पेड़ों की पत्तियां पीली होकर जमीन पर गिर रही थीं, लेकिन चार्ल्स मॉर्गन की हवेली के अंदर माहौल और भी सर्द और भारी होता जा रहा था। गांव के लोग अब खुलकर कहते थे, उस घर में कुछ है जो इंसानी नहीं है। विवाह को 3 महीने हो चुके थे। एलेन अब एकदम बदल चुकी थी। उसका चेहरा सूख कर पीला पड़ गया। उसकी आंखों में चमक की जगह सिर्फ खालीपन था। वह किसी कठपुतली की तरह चलती फिरती, बिना इच्छा, बिना आवाज। नौकरानियों का कहना था कि एलेन कई रातें बिना सोए बिताती थीं। कभी कभी उसे खुद से बातें करते सुना गया। उसकी एक फुसफुसाहट दर्ज की गई, मां, मुझे यहां से निकाल लो। इतिहासकारों का मानना है कि यह गहरा मनोवैज्ञानिक टूटन था। चार्ल्स ने उसे पूरी तरह अपनी कैद में ले लिया था। अक्टूबर की एक ठंडी रात, हवेली में काम करने वाले एक लड़के सैमुअल ने साहस दिखाया। उसने तहखाने का ताला चोरी छुपे खोला। जो उसने देखा वह डराने वाला था। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे, जैसे किसी काले जादू के चिन्ह। फर्श पर खून के सूखे धब्बे थे और एक कोने में लकड़ी का बक्सा पड़ा था जिसमें औरतों के गहने और पुराने कपड़े रखे थे। सैमुअल ने बताया कि इनमें से कुछ कपड़े चार्ल्स की बेटी एलेन की मां के थे। क्या यह इशारा था कि उसकी मौत सिर्फ बीमारी नहीं थी? इतिहासकारों ने बाद में दस्तावेज खोजे। चार्ल्स की बेटी मार्था मॉर्गन की मौत अचानक हुई थी, कथित तौर पर बुखार से। लेकिन उस समय कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि मरने से पहले मार्था ने कई बार कहा था, मेरे पिता मुझे जहर दे रहे हैं। लेकिन उसकी बातें किसी ने गंभीरता से नहीं ली। क्या चार्ल्स ने अपनी बेटी को इसलिए मार डाला था ताकि उसकी संपत्ति सीधी एलेन को मिले और फिर वह शादी करके उस पर भी कब्जा कर ले? नवंबर 1782 में एलेन की एक पुरानी डायरी गांव के एक लड़के को हवेली के पीछे के आंगन में पड़ी मिली। उसके पन्ने फटे हुए थे, लेकिन कुछ अंश पढ़े जा सके। दादा मुझे हमेशा देखता है। मां मुझसे कहती है कि उससे दूर रहो, लेकिन वह कहता है कि मैं उसकी किस्मत हूं। मुझे डर लगता है। और एक और लाइन, अगर यह लिखा मिला तो शायद मैं जिंदा ना रहूं। यह डायरी साबित करती थी कि एलेन लंबे समय से मानसिक और भावनात्मक कैद में थी। डायरी सामने आने के बाद गांव में गुस्सा भड़क गया। लोग चर्च के सामने जमा हुए और मांग करने लगे कि चार्ल्स पर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन समस्या वही थी, चार्ल्स की ताकत। उसने न्यायाधीशों को शराब और सोने के सिक्के देकर चुप करा दिया। गांव वाले डरते थे कि अगर वे खुलकर उसका विरोध करेंगे तो उनके खेत जला दिए जाएंगे या परिवार पर हमला होगा। इसी बीच नवंबर की एक रात हवेली के बाहर से गोली चलने की आवाज आई। अगली सुबह पता चला कि पादरी फादर थॉमस पर हमला हुआ था। वे बच तो गए, लेकिन बुरी तरह घायल हो गए। कई लोगों ने कहा कि यह हमला चार्ल्स ने करवाया ताकि कोई उसका राज न खोले, लेकिन सबूत कभी नहीं मिले। दिसंबर आते आते एलेन की हालत और बिगड़ चुकी थी। लेकिन एक रात नौकरानी ने देखा कि उसने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। उसके हाथ खून से लथपथ हो गए थे क्योंकि उसने लोहे की सलाखें तोड़ने की कोशिश की थी। सुबह चार्ल्स ने पूरे घर को जमा किया और कहा, एलेन बीमार है, वह सही से सोच नहीं पा रही। कोई भी उसके कमरे में बिना मेरी अनुमति के नहीं जाएगा। उसके बाद एलेन और भी गुमनाम हो गई, जैसे वह धीरे धीरे जिंदा लाश बन रही हो। दिसंबर 1782 की आखिरी हफ्ते में सैमुअल ने फिर साहस करके तहखाना देखा। इस बार उसने एक और चीज पाई, एक बड़ा लकड़ी का संदूक जिसमें हड्डियां रखी थीं। क्या ये जानवरों की हड्डियां थीं या फिर इंसानों की? गांव के कुछ लोग मानते हैं कि यह उन गुलामों की लाशें थीं जो चार्ल्स की हवेली में गायब हो गए थे। कुछ कहते हैं कि यह एलेन की मां की असली हड्डियां थीं। लेकिन इस खोज की बात बाहर आने से पहले ही सैमुअल अचानक गायब हो गया। कभी किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। अब तक जो सामने आया था, वर्जित विवाह, बेटी की संदिग्ध मौत, तहखाने का काला सच और गवाहों का गायब होना,
ये सब इस बात की ओर इशारा करते थे कि चार्ल्स सिर्फ एक पापी पति नहीं था, वह शायद सीरियल अपराधी था जो अपनी हवेली को अपराधों की कब्रगाह बना चुका था। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, एलन का अंत क्या होगा? जनवरी 1783, वर्जीनिया। ठंडी हवाएं खेतों पर बह रही थीं। गांव के घरों में अलाव जल रहे थे, लेकिन मॉर्गन हवेली में समय जैसे रुक गया था। वहां न कोई हंसी थी, न कोई संगीत, सिर्फ पत्थर की दीवारों में गूंजती चीखें और फुसफुसाहटें। एलन अब पूरी तरह कैद थी। उसकी जिंदगी बाहर की दुनिया से कट चुकी थी, लेकिन हवेली के भीतर घट रही घटनाएं और भी डरावनी होने लगीं। चार्ल्स अब और अजीब हो गया था। वह एलन को अपने साथ चर्च ले जाना बंद कर चुका था। वह घंटों तहखाने में अकेला रहता। कई बार नौकरों ने उसे खुद से बातें करते सुना। उसकी डायरी में लिखी एक लाइन बाद में मिली, खून ही पवित्र है, परिवार ही अमर है, मैं भगवान से बड़ा हूं। यह पंक्ति उसकी मानसिक अवस्था की गहराई दिखाती थी। गांव वाले अब खुलकर डरने लगे थे। लोग कहते थे कि रात में हवेली से रोशनी और अजीब मंत्रोच्चार की आवाज आती है। बच्चों को हिदायत दी जाती थी कि वे हवेली के पास भी न जाएं। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि उन्होंने एलन की चीखें खेतों तक सुनी। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, एलन कितने दिन जिंदा रहेगी? फादर थॉमस, जो हमले के बाद भी जिंदा थे, हार मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने गांव के 3 भरोसेमंद आदमियों के साथ योजना बनाई कि किसी तरह एलन को हवेली से बाहर निकाला जाए। उन्होंने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात को वे गुपचुप तरीके से हवेली में घुसेंगे। लेकिन योजना कभी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उनमें से एक आदमी लापता हो गया। उसकी लाश 2 दिन बाद मिली, गला कटा हुआ और सीने पर उकेरे गए वही अजीब प्रतीक जो तहखाने में देखे गए थे। इतिहासकारों ने एलन की हालत को कैद में पनपी मनोवैज्ञानिक मृत्यु कहा। वह धीरे धीरे बोलना बंद कर चुकी थी। कई बार उसने अपने ही बाल खींचकर तोड़ दिए। उसका शरीर हड्डियों जैसा पतला हो गया। उसके पास न कोई सहारा था, न कोई उम्मीद। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं शायद उसकी आत्मा अब भी आजादी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान चार्ल्स ने हवेली के नौकरों पर एक नया आदेश लगाया, कोई भी तहखाने की ओर नहीं जाएगा। अगर गया तो जिंदा बाहर नहीं आएगा। लोग मानते हैं कि उसी दौरान उसने तहखाने में नए कमरे खुदवाए थे। कुछ का दावा है कि वहां एक गुप्त कक्ष था जिसमें एलन को दिनों तक बंद रखा जाता था। लेकिन कोई सबूत कभी सामने नहीं आया, क्योंकि जो भी तहखाने की ओर बढ़ा वह गायब हो गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अफवाहें और भी डरावनी होने लगीं। कुछ कहते कि चार्ल्स ने शैतानी संप्रदाय से सौदा किया है। कुछ कहते कि एलन को वह बलि के रूप में इस्तेमाल करने वाला है। और कुछ मानते थे कि हवेली में अमृतत्व का कोई गुप्त प्रयोग हो रहा है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन यह साफ था कि हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं रह गई थी, बल्कि अपराध और डर की जेल बन चुकी थी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में हवेली की एक नौकरानी ने साहस किया। उसने पादरी को गुप्त संदेश भेजा, अगर एलन को बचाना है तो अभी करना होगा, वह ज्यादा दिन नहीं बचेगी। लेकिन जैसे ही यह खबर चार्ल्स तक पहुंची, नौकरानी गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी जली हुई लाश हवेली के पीछे मिली। गांव वालों का शक और गुस्सा अब डर से भी बड़ा होने लगा। फरवरी 1783 की एक ठंडी रात एक पड़ोसी ने हवेली से आती एलन की चीख सुनी। चीख इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाले का दिल कांप उठा। लेकिन उसके बाद पूर्ण खामोशी, मानो हवेली ने उसकी आवाज हमेशा के लिए निगल ली हो। इतिहासकार मानते हैं कि यही वह दौर था जब चार्ल्स का अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। गवाहों का गायब होना, तहखाने में छुपे रहस्य, एलन की मानसिक और शारीरिक मौत। लेकिन आने वाले महीनों में जो हुआ उसने वर्जीनिया के इतिहास को हिला दिया, क्योंकि अगला कदम सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि पूरे समाज के सामने खुला हुआ खून का पर्दा बनने वाला था। मार्च 1783, वर्जीनिया। वसंत की शुरुआत हो चुकी थी। खेतों में हरियाली लौट रही थी, लेकिन मॉर्गन हवेली की दीवारें अब भी खून और रहस्य से दागी हुई थीं। पूरे गांव में बेचैनी थी। सबको लग रहा था कि अब कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। गांव वालों का धैर्य अब टूट चुका था। पादरी थॉमस और कुछ बहादुर लोग हवेली में घुस गए। तहखाने का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जो उन्होंने देखा वह किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। खून से सनी दीवारें, लोहे की जंजीरें
और लकड़ी के संदूकों में रखी हुई मानव हड्डियां। एक कोने में महिलाओं के कपड़े और गहने मिले और उनमें से कुछ गहनों को पहचान कर पादरी ने कहा, ये तो एलेन की मां के हैं। सबसे भयावह दृश्य तहखाने के बीचों बीच मिला। वहां पत्थर पर उकेरा गया एक अजीब चिन्ह था और उसके पास खून से भीगी हुई एक स्त्री की चादर। गांव वाले मानते हैं कि वही एलेन की आखिरी जगह थी। कुछ गवाहों का कहना था कि चार्ल्स ने उसे बलि के रूप में मारा, लेकिन कोई पूरा सबूत नहीं मिला क्योंकि एलेन की लाश कभी बरामद नहीं हुई। तहखाने की खोज के बाद गांव वालों ने चार्ल्स को पकड़ लिया, लेकिन वह डरा हुआ नहीं लगा। वह सिर्फ मुस्कुराता रहा और बोला, तुम सब सोचते हो कि मैंने पाप किया, लेकिन मैं तो अपने खून को अमर कर रहा था। एलेन भागी नहीं, वह मेरे भीतर है। उसकी आंखों में पागलपन था। उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, लेकिन शक्तिशाली रिश्तों और रिश्वत के कारण उसे औपचारिक सजा कभी नहीं मिली। सिर्फ एक आदेश हुआ कि चार्ल्स को उसकी हवेली में नजरबंद रखा जाए। चार्ल्स ने अगले 2 साल तक हवेली में अकेलेपन और पागलपन में जिंदगी बिताई। 1785 की सर्दियों में वह अचानक मर गया। उसकी लाश तहखाने के ठीक उसी कमरे में मिली जहां खून के चिन्ह बने थे। उसके चेहरे पर मुस्कान जमी हुई थी। गांव वालों ने उसकी हवेली को शापित मानकर जलाकर राख कर दिया, लेकिन कहते हैं आज भी जब हवा तेज चलती है तो वहां किसी औरत की चीख सुनाई देती है। इतिहासकार इस मामले को सिर्फ वर्जित विवाह नहीं मानते। यह सत्ता, विरासत और विकृत मनोविज्ञान की भयावह मिसाल थी। चार्ल्स मॉर्गन ने बेटी को जहर देकर मारा, पोती को मानसिक और शारीरिक कैद में रखा, हवेली को अपराधों की कब्रगाह बना दिया। लेकिन उसकी असली हार यह थी कि समाज हमेशा उसे अपराधी के रूप में याद करेगा, एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने इंसानी रिश्तों की पवित्रता को सबसे घिनौने रूप में तोड़ा। क्या आपको लगता है कि अगर उस समय समाज और चर्च ने मिलकर समय रहते एलेन को बचाया होता तो उसकी किस्मत बदल सकती थी? या फिर चार्ल्स जैसे विकृत लोग हमेशा ताकत और डर से न्याय को कुचलते रहेंगे? दोस्तों, यह थी कहानी द फॉरबिडन मैरिज। चार्ल्स मॉर्गन ने अपनी पोती से किया अवैध विवाह। 1782 वर्जीनिया। एक ऐसी दास्तान जो हमें दिखाती है कि जब लालच और विकृति इंसानी रिश्तों पर हावी हो जाते हैं तो उसका अंत सिर्फ खून और खामोशी होता है। अगर यह कहानी आपको हिला गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल हिस्ट्री डार्क वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए।